हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमने लगभग 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे एंड आज हम करने वाले हैं हमारा 7 पार्ट एंड जिसके बाद हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है इस NCERT और 12th क्लास का। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, की हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो जिसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि हम जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्यों कंजर्व करना है। ठीक है, वाई शुड वी कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि जो ये बायोडाइवर्सिटी हमारी वो हमें क्यों कंजर्व करनी चाहिए, और आज हम देखेंगे कि हाउ मतलब कैसे हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो एक बार जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है हमारा, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था कि वाई शुड वी कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। उसमें हमने 3 रीजंस देखे थे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला क्या था, नैरो यूटिलाइजेशन, सेकेंड था ब्रॉडली यूटिलाइजेशन एंड थर्ड रीजन था एथिकल। ठीक है, तो जो नैरो यूटिलाइजेशन था उसमें हमने देखा था कि हम जो इकोसिस्टम है वो हमें कुछ डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें कुछ इकोनॉमिक यूजेस देता है, जैसे कि ये है फूड, फायरवुड, फाइबर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा था, हमारा नैरो यूटिलाइजेशन के अंदर। सेकेंड जो रीज़न था वो था ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो हमको कैसे देता है, इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि हम लोग जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की फॉर्म में, कि ऑक्सीजन जो हमें अपना इकोसिस्टम है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पॉलिनेशन के थ्रू जैसे फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं उनको हम लोग जो है वो लेते हैं इकोसिस्टम से। ठीक है, कुछ एस्थेटिक प्लेजर्स हैं जो कि हम लोग फील करते हैं, जैसे वुड पे चलना, कोयल की आवाज़ सुनना सुबह सुबह, ये सारे स्प्रिंग सीजन फ्लावर ब्लोइंग देखना। ठीक है, ये हमने किसके अंदर देखा, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन के अंदर। थर्ड जो रीज़न था वो था एथिकल रीज़न, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अपनी एक प्लेस होती है इस प्लेनेट के ऊपर, यानी कि अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यूजलेस नहीं है इस इकोसिस्टम पे। ठीक है, ये था एथिकल रीज़न के अंदर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों कंजर्व करनी चाहिए। आज हम देखने वाले हैं अब हाउ डू वी कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी, कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कंजर्व या फिर प्रोटेक्ट करते हैं हमारा पूरा इकोसिस्टम, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती है हर लेवल की। यानी कि हम लोग सीधे सीधे बोलें तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है अगर हम उसको ही कंजर्व कर लेंगे तो उसके अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आती है वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगी, अपने आप कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जांपल है कि अगर हम पूरे एंटायर फॉरेस्ट को क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो टाइगर्स हैं वो अपने आप सेव हो जाएंगे ना। ठीक है, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, और इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑन साइट कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है, जो स्पीसीज का नेचुरल हैबिटेट है उसी में कंजर्व करने को हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organisms facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and needs urgent measure to save it from extinction, ex situ off-site conservation is the desirable approach। तो क्या होगा, अचानक से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे जो एनिमल या फिर प्लांट स्पीसीज जो हैं वो इंडेंजर में आ जाएं, यानी कि थ्रेटन, यानी कि जो खतरा हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्ट होने का हाई रिस्क हो जाए।
ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में। वाइल्ड का मतलब उसका अपना नेचुरल हैबिटेट। तो अगर जो आगे फ्यूचर है उसके अंदर कोई स्पीसीज है, उसके क्या है एक्सटेंशन के हाई रिस्क हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रीटन्ड। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट होने की कगार पे कोई स्पीसीज है, तो उसको क्या है कुछ ऐसी अप्रोच चाहिए होता है, ऐसा कुछ मेजरमेंट चाहिए होता है जिससे हम उनको बचा सकें। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि उनको ह्यूमन केयर में रखते हैं। एक्स सिटू मतलब कि उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के हम उसको अपनी ह्यूमन केयर में रखेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो जब कोई स्पीसीज एक्सटेंट होने की कगार पे होती है तो हम उनको क्या करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं उनका। इन सिटू कंजर्वेशन, अब हम देखें इन सिटू कंजर्वेशन को। ठीक है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो दो टाइप्स का है, हम उसको दो टाइप से कंजर्व कर सकते हैं। एक इन सिटू कंजर्वेशन में यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन दूसरा जिसके अंदर हम देखेंगे ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो दो कंजर्वेशन है। इससे पहला क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन। Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. तो फिर कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, टकराव या फिर जो लड़ाई वगैरह होती है ना उनको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी कि संघर्ष होना या फिर टकराव होना। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे डेवलपमेंट होगा किसी भी बायोडाइवर्सिटी का तो वहाँ पे टकराव जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, इनकी अगर टकराव ज़्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक रियलिस्टिक चीज़ है कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे टकराव भी ज़्यादा होगा। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed for the conservation resources available. तो जो स्पीसीज हैं उनका कंजर्वेशन करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंजर्वेशन रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो जो ये इन सिटू कंजर्वेशन है इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ द होल बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि पूरी डाइवर्सिटी को क्या करते हैं हम प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। On a global basis, this problem has been addressed by the eminent conservation. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots, regions with a very high levels of species richness and high degree of endemism. These species confined to that region are not found anywhere else. तो जो कंजर्वेशन रिसोर्सेज हैं, मींस की जो कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल हैं, यानी कि कुछ तरीके जिनसे हम स्पीसीज को बचा सकते हैं वो क्या हैं, बहुत कम हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड हैं। इसीलिए जो स्पीसीज हैं हम उनको एक्सटिंक्ट होने से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो कम हैं, स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो तरीके हैं उनको बचाने के लिए वो हमारे पास लिमिटेड हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्पीसीज को नहीं बचा पाते। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ना उनको हो कंजर्व किया जाए, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं ना वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो स्पीसीज हैं इनको बचाने के लिए क्या आइडिया निकाला गया कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है स्पीसीज का हम वो कर सकते हैं, डाइवर्सिटी का मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ना ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो बजाय सभी स्पीसीज को एक्सटेंट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं इन्हीं को क्या करते हैं, कंजर्व करने लगते हैं, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज हैं, तो ज़्यादा स्पीसीज होने की वजह से हम उनको यहाँ पे स्पीसीज को बचा सकते हैं हॉट स्पॉट एरिया में। ठीक है, तो एंडेमिज्म क्या मतलब है, ऐसी स्पीसीज जो कि एक ही एरिया में पाई जाती हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलती है, उनको हम बोलते हैं एंडेमिज्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज मिल रही हैं हम इनको ही बचा लेंगे तो हम लोग क्या है बहुत सी स्पीसीज को एक्सटेंट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस ज़्यादा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वहाँ से उनको एक्सटेंट होने से बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. तो हमने देखा है कि जो पहले हमारी 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना वो प्रेजेंट थे।
ठीक है। लेकिन रिसेंटली जो 9 हॉटस्पॉट हैं वो अभी ऐड किए गए हैं लिस्ट के अंदर। ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज 34। तो अब जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कितने हैं? 34, ठीक है। एंड दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। एंड जो ये एरिया है, ठीक है, जो ये रीज़न है हॉटस्पॉट वाला, ये कैसा होता है? एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस का, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे हैबिटेट लॉस भी हो रहा है। तो जो 3 हॉटस्पॉट हैं वो हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स हैं, एंड इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है। ये 3 जो हैं वो हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है एंड हिमालय है। तो 34 में से 3 तो हमारे इंडिया में हो गए। कवर अवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth's land। यहाँ तक कि जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, ये पूरा जो कवर कर रहे हैं, कितना लैंड एरिया कवर कर रहे हैं? 2% से भी कम, ठीक है। यानी कि हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% से कम जो लैंड एरिया है वो किसका है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है लेकिन लैंड एरिया क्या है? बहुत कम। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली harbor is extremely high and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। तो जो ये हॉट स्पॉट है यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो तो क्या है? एक्सट्रीमली हाई हैं, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मास एक्सटेंशन है वो 30% तक क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसके अंदर हम लोग स्पीसीज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? एक तो हॉटस्पॉट एरिया को प्रोटेक्ट करके, और दूसरा कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको करके, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आ जाते हैं? हमारे इंडिया के अंदर हम जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व से, नेशनल पार्क से एंड सेंचुरीज से, ठीक है। तो हमारे जो रिच स्पीसीज हैं उनको हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? 3 एरियाज बना के उनको 3 एरियाज में प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में, दूसरा नेशनल पार्क्स एंड थर्ड सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो हमारा इंडिया है, ये थोड़ा डाटा आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हर एग्जाम्स में आते हैं। जो इंडिया में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं? 14, ठीक है। 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन एरियाज के थ्रू। कौन कौन से हैं? जिसके अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इंडिया में, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। India has also a history of religious and cultural tradition that emphasized the protection of nature। और जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनकी मदद से भी हम क्या करते हैं? हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा पीपल वगैरह की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। तो ये ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पौधे हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको हम लोग काट नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इसलिए हमारे ये क्या है? कुछ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ प्लांट्स हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं जैसे कि नेशनल पार्क में क्या होता है? दोनों ही फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं जिसमें ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, कोई क्रॉपिंग नहीं होगी, कोई क्रॉप वगैरह नहीं उगाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरा एंड फौना है यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल है, उनको ऐसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में। ह्यूमन का इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब दूसरा क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है? सिर्फ एनिमल्स को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है, ग्रेजिंग भी होती है यानी कि कैटल्स को चराते भी हैं, कल्टीवेशन भी होता है, खेती वगैरह भी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में।
एंड थर्ड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर क्या हुआ, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एक पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो हम देख रहे थे कि कैसे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशनल व्यूज से भी हम उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें आ जाता है सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उसमें ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है और कोई जो कल्टीवेशन है वो भी अलाउ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, जैसे खांसी एंड जंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कुछ सेक्रेट ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग कैसे बचाते हैं, हमारे कुछ ट्रेडिशनल एस्थेटिक वैल्यूज से। इन मेघालय द सेक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रेफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। तो जो मेघालय है उसके अंदर क्या है, जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं वो क्या बचे हैं, लास्ट बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स हैं वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंजर्वेशन है वो क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके अंदर क्या है, इन दिस अप्रोच द थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, हम स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के कुछ स्पेशल एरियाज में रखते हैं जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको ह्यूमन केयर मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या हो रहा था, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कगार पे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है जिनको, उन स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम क्या करेंगे, अपने स्पेशल ह्यूमन केयर के बीच प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जूलॉजी, जैसे कि एग्जांपल क्या है, जूलॉजिकल पार्क, जैसे हम जूस देखते हैं ना, वहाँ पे भी उन स्पीसीज को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और क्या क्या है, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, ये सब क्या है, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। तो वो ऐसी स्पीसीज, बहुत सी एनिमल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, तो उनको हम लोग उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के कहाँ पे रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड keeping threatened species in closer. Now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. Example, eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture method. Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for a long period in seed banks. तो जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है ये अब क्या हो गया, एडवांस्ड हो गया है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते, सिर्फ स्पीसीज को ही प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब जो एडवांस्ड टेक्निक्स आई हैं इनमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्पीसीज हैं उनके गैमेट्स को भी क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। क्योंकि जो गैमेट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ना, इसके थ्रू इनको प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और आगे फिर क्या करेंगे, इनको फर्टिलाइज करके न्यू स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, इनको गैमेट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, और जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे इन विट्रो टेक्निक से, ठीक है। जब गैमेट्स को हम लोग क्या करें, फर्टिलाइज करवाएंगे, तो ये कैसे करवाएंगे, इन विट्रो से, यानी कि हम लोग क्या करवाएंगे, बॉडी से बाहर, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना, ठीक है। यहाँ तक कि ये तो एनिमल्स की बात होगी। प्लांट्स में भी क्या होता है, टिश्यू कल्चर मेथड होता है, जिसमें हम लोग जो प्लांट्स के शूट टिप है या फिर सीड्स हैं, इन सबको क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो आगे ये किस में हेल्प करता है, जैसे इनको हम किस में, सीड्स वगैरह में, सीड बैंक वगैरह में क्या कर लेते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। तो क्या मतलब है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इस पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके लिए इम्पोर्टेंट या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो हर किसी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी एक आदमी के लिए उतनी ही दूसरे आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। एंड द हिस्टोरिक कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो इसी वजह से क्या हुआ, एक अर्थ समिट करवाई गई थी, ठीक है, 1992 में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसमें बताया गया कि जो सभी नेशंस हैं, सभी कंट्रीज हैं, उनकी क्या है, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करने की, ठीक है, जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है इसका बेनिफिट्स उठाने की, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी हमको कुछ प्रोडक्ट दे रही है, कुछ चीज़ें, सस्टेनेबल का क्या मतलब है, डेवलपमेंट करना, लेकिन किसी भी जो नेचर है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचाकर, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम नुकसान पहुंचा के। तो ये क्या हो गई, एक मीटिंग की गई कब, 1992 में, जिसको बोला गया अर्थ समिट, ठीक है, किसके लिए, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी जो अर्थ समिट है, मतलब वर्ल्ड समिट है, वो कहाँ पे की गई थी, 2002 में जोहान्सबर्ग में, ठीक है, किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कि क्या है कि हम लोग डेवलपमेंट करें नेचर में लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे जो 190 कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कमिट किया कि 2010 तक ये हमें अचीव करना है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की करंट रेट है लॉस होने की, जो आज के टाइम में हम जो बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, वो उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या करना है, 2010 तक हमें कम करना है, ठीक है, स्पीड को कम करना है, जो रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस की उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये क्या था कि जो एक्स2 कंजर्वेशन है उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, जो स्केयर्ड प्लांट हैं, जो थ्रेटन प्लांट हैं, उनको कंजर्व करना है, होम गार्डन्स बनाने हैं, और कौन सा है, सीड बैंक्स हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन तरीका है जिसके अंदर, थर्ड क्या है, बॉटनिकल गार्डन, जूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको क्या करना है, सफारी पार्क्स, इन सब में हम स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स2 कंजर्वेशन के अंदर। दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, सभी के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसी की वजह से क्या की गई, 2 समिट किए गए थे, एक अर्थ समिट जो कि 1992 में किया गया था रियो डी जेनेरियो के अंदर। इसमें ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्राजील में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, प्रॉपर मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, यानी कि जो हम लोग ऐसे स्टेप्स लें ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से लें, लेकिन एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। सेकंड हुआ था जो वर्ल्ड समिट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ था 2002 में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे जो 190 कंट्रीज थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, ये कमिट किया कि जो 2010 है तब तक क्या करेंगे, जो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसकी स्पीड को हम लोग रिड्यूस करेंगे, मीन्स कि रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये इसमें प्लेज किया गया, इसमें कमिटमेंट किया गया, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।